जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने अर्धायुकाल तथा अर्धायुकाल का जो फार्मूला निकला था उसका निगमन प्राप्त किया था। आज हम लोग जानेंगे कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। सक्रियण ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक होती है। इसकी दूसरी परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिकारक पदार्थ को उत्पाद पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसे E A से प्रदर्शित करते हैं, E बेस में A से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक होती है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। इसकी दूसरी परिभाषा में हम लिख सकते हैं, लिखेंगे अथवा लगा के लिख सकते हैं वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक पदार्थ को उत्पाद पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। इसे E बेस में A से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल E बेस में A से प्रदर्शित करते हैं और जो सक्रियण ऊर्जा का मात्रक होता है इसे जूल प्रति मोल कहते हैं। यानी इसका जो मात्रक होता है वो जूल प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल होता है। तो लिखेंगे इसका मात्रक जूल प्रति मोल होता है। किलो जूल भी कर सकते हैं, किलो जूल प्रति मोल भी कर सकते हैं। यानी सक्रियण ऊर्जा क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा और भी ज्यादा इजी है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिकारक पदार्थ को उत्पाद पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल E बेस में A से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है उसे जूल प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल कहते हैं, या जूल प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल होता है। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे आर्हेनियस समीकरण के बारे में। आर्हेनियस नामक एक वैज्ञानिक ने इस समीकरण का प्रतिपादन किया, इसलिए इसे आर्हेनियस समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो अब हम जानेंगे कि आर्हेनियस समीकरण होता क्या है। तो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं के ताप में परिवर्तन होने से उनके वेग स्थिरांकों में होने वाले परिवर्तन को एक समीकरण के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे ही हम आर्हेनियस समीकरण के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि आर्हेनियस
नामक वैज्ञानिक ने आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप में परिवर्तन होने से ताप में परिवर्तन होने से ताप में परिवर्तन होने से उनके वेग स्थिरांकों ब्रैकेट में के में होने वाले परिवर्तन को एक समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जिसे आर्हीनियस समीकरण के नाम से जाना जाता है। यानी ये समीकरण क्या होती है? तो ये समीकरण होती है K इक्वल टू A e की पावर माइनस E बेस में A अपॉन RT। यानी आर्हीनियस समीकरण क्या होती है? ये होती है K इक्वल टू कैपिटल A इंटू स्मॉल e की पावर माइनस कैपिटल E बेस में A अपॉन RT। जहां ये समझेंगे कि ये सिंबल क्या क्या होते हैं। तो जहां K बराबर वेग स्थिरांक, K क्या है? वेग स्थिरांक है। A बराबर आवृत्ति गुणांक, A क्या है? आवृत्ति गुणांक है। EA सक्रियण ऊर्जा है। EA क्या है? EA सक्रियण ऊर्जा है। कैपिटल R ये गैस नियतांक होता है। कैपिटल R गैस नियतांक होता है और कैपिटल T ये टेम्परेचर होता है, ये ताप होता है। यानी आर्हीनियस समीकरण क्या है? K इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आर्हीनियस समीकरण के लघुगणकीय रूप के बारे में। इसके लघुगणकीय रूप को जानने से पहले सबसे पहले हमें आर्हीनियस समीकरण को लिखना होगा। तो इस समीकरण को लिखेंगे। आर्हीनियस समीकरण के अनुसार कहा गया K इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये आपकी आर्हीनियस समीकरण होती है। अब इसके बाद में हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा लॉग बेस में E K इक्वल टू लॉग बेस में E A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। इसके बाद में अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है log m इंटू n। यानी m क्या है? A है और जो n है वो E है। तो log m इंटू n इसका जो फार्मूला बन जाता है ये होता है log m प्लस n। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे log बेस में E K इक्वल टू log बेस में E
ए प्लस लॉग बेस में ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यानी लॉग एम इंटू एन क्या हो गया, लॉग एम प्लस लॉग एन। यहां आप साइड में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चूंकि log m इंटू एन या log m इंटू एन इक्वल टू log m प्लस log n होता है, log m प्लस log n होता है। इस फार्मूले के उपयोग से यहां पे हमने वैल्यू को रख दिया। अब इसके बाद में log बेस में e के वैसे नोट करेंगे, इक्वल टू log बेस में e a, यहां एक फार्मूला बन जाएगा log m की पावर n, क्या बन जाएगा, log m की पावर n, तो ये होता है n log m। n क्या है, n है माइनस ई ए अपॉन आर टी, और जो m है वो आपका e है। तो ये जो घात है ये आगे आ जाती है, यानी ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं log, पावर आगे आ गई, लॉग बाद में लगेगा, ये हो जाएगा ई ए अपॉन आर टी, यानी पावर पहले आ गई, फिर लॉग बेस में ई और ई हो जाएगा, लॉग बेस में ई और ई हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे चूंकि लॉग एम की घाते एन बराबर एन लॉग एम होता है, यानी जो घात होती है वो आगे चली आती है, तो यहां जो घात थी वो आगे चली आई इस फॉर्म में, और लॉग बेस में ई और ई लिख दिया गया। अब इसके बाद में लॉग बेस में ई के इक्वल टू लॉग बेस में ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ए आपका बेस में रहता है तो इसे आप बेस में लिखेंगे। लॉग बेस में ई और ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आप लिखेंगे चूंकि लॉग बेस में ई इक्वल टू 1, अगर यहाँ पे लॉग बेस में 10 और 10 होता है, इसकी वैल्यू हम 1 लिखते हैं, या दूसरे फॉर्म में लॉग बेस में x की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। इसी तरीके से लॉग बेस में e और e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस फार्मूले का उपयोग किया गया, यानी इसका उपयोग किया गया। अब इसके बाद में जो आपका लॉग बेस में e है, इसे लॉग बेस में 10 में जब चेंज करते हैं तो 2.303 से आपको गुणा करना पड़ता है, और फिर इसके बाद में इसे आगे सॉल्व करेंगे, यानी यहां हम लिख सकते हैं 2.303 गुणे लॉग बेस में 10 इंटू के इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग बेस में 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, क्या लिखेंगे, माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहां लिखेंगे हम चूंकि लॉग बेस में ई इक्वल टू लॉग बेस में 10 इंटू 2.303, यानी लॉग बेस ई को जब लॉग बेस 10 में चेंज किया जाता है तो 2.303 से गुणा करना पड़ता है, जिसका उपयोग यहां पर किया गया है। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में हम यहां लिख सकते हैं, अगर हम इक्वल टू के दूसरी साइड में 2.303 को कॉमन ले लें तो ये वाला पोर्शन आपका ये कट जाएगा, कॉमन का मतलब ये आपका बाहर आ जाएगा, और जो आपने कॉमन लिया है 2.303 ये माइनस ई ए अपॉन आर टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आर टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 का। अगर इसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम 2.303 से
इक्वल टू के दोनों साइड में यानी दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे, जो आपका इजी पड़ेगा। ये पोर्शन कट जाएगा, ये पोर्शन कट जाएगा, और यहां पे डिवाइड करने पर 2.303 का गुणा हो जाएगा आरटी के साथ में। यानी हम लिख सकते हैं इसे कि 2.303 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग करने पर, यानी इसके दो तरीके हैं। अगर हम यहां पे इसको कॉमन ले लेते, कॉमन लेने के बाद में ये आपका बाहर हो जाएगा और ये यहां पे बटे में चला जाएगा, फिर कॉमन वाले से 2.303 इक्वल टू के दूसरी साइड में 2.303 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। जो आपका यहां पे बचेगा आरटी के इक्वल में वो केवल 2.303 वो आपका बच जाएगा, जिसका उपयोग हम फार्मूले में करेंगे, जो आपके लघुगणक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे सामान्य भाषा में समझने के लिए आप दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। अब इसे आप नोट कर सकते हैं, ये आपका ज्यादा इजी रहेगा। 2.303 इंटू लॉग बेस में 10 के इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग बेस में 10 ए माइनस ई ए आपका बेस में रहेगा, ई ए अपान 2 इसके बटे में आप करेंगे 2.303 आर टी क्या हो जाएगा 2.303, ये आपने भाग दिया इससे, और आर टी पहले से था, आर टी यहां पे पहले से था। अब इसके बाद में ये 2.303 ये कट जाएगा, और यहां पे 2.303 आपको लिखना है क्योंकि भाग कर रहे हैं तो दोनों पक्षों में करेंगे। इससे ये कट जाएगा, इधर बचेगा लॉग बेस में 10 के इक्वल टू इधर बचेगा लॉग बेस में 10 ए माइनस ई ए अपान 2.303 आर टी। ये आपका हो जाएगा आर्हीनीय समीकरण का लघुगणकीय रूप। यही आपका क्या हो जाएगा, आर्हीनीय समीकरण का लघुगणकीय रूप हो जाएगा। अगर इसे हम आगे और बढ़ाए कि अगर टेम्परेचर में यानी मान लिया जो आपका पहला ताप है वो T1 है, उसमें परिवर्तन करके T2 ताप तक उसको हम गर्म करें या T2 टेम्परेचर दे दें, तो जो वेग स्थिरांक है जो पहले आपका T1 टेम्परेचर पर K1 था वो T2 टेम्परेचर पर K2 हो जाएगा। तो यहां पे आप एक लाइन लिखेंगे, जब ताप T1 से बदलकर यदि ताप या जब ताप T1 से बदलकर T2 हो जाएगा, बदलकर T2 हो जाएगा, तो वेग स्थिरांक K1 से बदलकर K2 हो जाएगा। यानी वेग स्थिरांक भी बदल जाएगा, K1 से बदलकर क्या हो जाएगा, K1 से बदलकर K2 हो जाएगा। अब इसके बाद में देखेंगे आगे, अब एक बार जहां पे K है वहां आपको K1 लेना है, जहां पर T है वहां पे आपको T1 लेना है। तो ये हो जाएगा लॉग बेस में 10 K1 इक्वल टू लॉग बेस में 10 A माइनस ई ए अपान 2.303 आर, और यहां पे आप क्या कर देंगे, T1 कर देंगे, यहां कर देंगे T1, क्या करेंगे T1। इसे आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार जहां K1 है यहां हम K2 कर देंगे, और जहां T1 है यहां क्या कर देंगे, T2 कर देंगे। T1 के स्थान पर क्या कर देना है, T2 कर देना है। इसे मान लेना इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या मानना है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, यानी समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करना है, घटा देना है। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस करके हम
जो विस्तृत लघुगणकीय रूप है आर्हीनियस समीकरण का, उसको प्राप्त करेंगे, जिसका उपयोग हम सक्रियण ऊर्जा को निकालने में करते हैं या सक्रियण ऊर्जा पर आधारित न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में करते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे इसको देखते हैं। अब इसके बाद में समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 2 वही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, log बेस में 10 k2 माइनस log बेस में 10 k1 इक्वल टू, ये आपका log बेस में 10 और log बेस में 10a ये कट जाएगा माइनस होने पर। फिर यहां से जो आपका एलसीएम मिल रहा है, ये मिल रहा है EA अपान 2.303 R का, यहां पे माइनस है तो माइनस का 1/T2 हम नोट करेंगे। यहां पे जब घटाएंगे समीकरण 1 को तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का, यानी यहां पे बचेगा प्लस का 1/T1। क्या बचेगा, यहां पे बचेगा प्लस का 1/T1। अब इसके बाद में यहां एक फार्मूला बन जाएगा log m माइनस log n, जिसे हम लिखते हैं log m बटे n। क्या लिखते हैं, log m बटे n, या आप लिख सकते हो चूंकि log m माइनस n या log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n, इस फार्मूले का प्रयोग किया गया है। तो ये हो जाएगा log बेस में 10 k2 अपॉन k1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, प्लस वाले वैल्यू को हम पहले लिख सकते हैं, यानी जो आपका 1/T1 है ये धनात्मक है, इसको पहले लिखेंगे, 1/T2 ये ऋणात्मक है, इसको बाद में लिखेंगे, और यही आपकी बन जाएगी आर्हीनियस समीकरण का विस्तृत रूप। ये बन जाएगी आर्हीनियस समीकरण का विस्तृत रूप, जिसका उपयोग हम सक्रियण ऊर्जा के निर्धारण में करते हैं या उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में करते हैं। अब इतना आप नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से आज हम लोगों ने सक्रियण ऊर्जा, आर्हीनियस समीकरण तथा आर्हीनियस समीकरण के लघुगणकीय रूप को जाना। इसके आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।